हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस.com। मैं आलोक सर आज आप लोगों के लिए भारतीय संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर आया हूं जिसका नाम है मौलिक अधिकार। एक ऐसा टॉपिक जो हर एग्जामिनेशन हॉल में पूछा जाता है, चाहे वो आप लोक सेवा आयोग किसी भी राज्य का, चाहे वो जेपीएससी हो, चाहे वो बीपीएससी हो, यूपीपीएससी हो या अन्य राज्य लोक सेवा आयोग हो, वहां पर पूछे जाते हैं। साथ ही साथ संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी में भी इस चैप्टर से प्री और मेन दोनों में क्वेश्चंस होते हैं। इसके अलावा जो ऑब्जेक्टिव वनडे एग्जाम्स होते हैं उन तमाम परीक्षाओं में भी भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार से ये क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जाते हैं। आप लोग वीडियो पर बिल्कुल पूरी बने रहें और पूरे क्लासेस को इसे देखें, क्योंकि ये एक सीरीज के तौर पर चलेगा। कारण है इसका कि मैं मौलिक अधिकार के हर एक बिंदु पर यूपीएससी स्टेट पीसीएस लेवल तक मैं हर एक बिंदु पर इसे पढ़ाऊंगा, जिसके वजह से ये एक क्लास में खत्म कर पाना संभव नहीं है। इसलिए मैं इसका पार्ट बाय पार्ट बनाता हुआ निकलूंगा और लगातार इसे पूरी ईमानदारी से आप लोगों के लिए पूरा वीडियो बना के मैं दूंगा, जिससे आप चाहे वो प्री का एग्जाम हो चाहे मेन का एग्जाम हो, आप बखूबी इस एग्जामिनेशंस के लिए ये टॉपिक आपका हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चैनल्स पे अगर आप नए हैं जरूर सब्सक्राइब कर ले और याद रखें नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स मुझे कमेंट करते हैं कि सर आपका क्लास स्टार्ट होता है या आपका वीडियो आता है तो हम लोगों को पता ही नहीं चलता है। इसके पीछे का एक ही कारण है, आपने नोटिफिकेशन बेल आइकन्स को नहीं दबाया होगा, जिसकी वजह से आपको वो नोटिस नहीं मिल पाता है, इसलिए जरूर उसे दबा लें। आज हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स। भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट्स जो है वो भाग 3 में दिया हुआ है और ये आर्टिकल दैट मीन्स अनुच्छेद 12 से 35 में भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। सबसे पहला चीज मैं बात करूंगा मौलिक अधिकार की पृष्ठभूमि, मतलब ये क्यों तैयार किया गया। पहला टॉपिक हमारा होगा इसकी पृष्ठभूमि क्या है। पहला टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है, मौलिक अधिकार को क्यों तैयार किया गया, और दूसरा चीज कि भारत में मौलिक अधिकार की आवश्यकता क्या है। भारत में मौलिक अधिकार की आवश्यकता क्या है, इस दो पॉइंट्स को सबसे पहले मैं समझूंगा। आप लोगों को मैं ये दोनों चीजें पहले क्लियर करा दूं कि भाई मौलिक अधिकार है क्या और भारत में इसकी क्या आवश्यकता है। उसके बाद मैं आर्टिकल्स में पहुंचूंगा तमाम भाग को लेकर। ठीक है, मौलिक अधिकार कहा जाता है मूल अधिकार के बारे में पूर्णतः किसी भी विशेषताओं को बताना असंभव है। सबसे पहला लाइन में ये बोलूंगा, क्योंकि मौलिक अधिकार को कि संपूर्ण विशेषताएं बता पाना संभव नहीं है, क्योंकि वजह है कि विभिन्न देशों में उनकी प्रकृति, अलग अलग देशों की अपनी अपनी प्रकृति है। और इस मौलिक अधिकार शब्द को जब मैं चर्चा में ला रहा हूं तो ये पूर्णतः ये कहना कि मौलिक अधिकार का स्वरूप ये है, ये कह पाना काफी मुश्किल होगा। हाँ, मैं भारतीय संविधान के या भारत के मौलिक अधिकारों की बात करूंगा तो मैं उसे भले डिफाइन कर लूं, लेकिन दुनिया के तमाम मौलिक अधिकार जब मैं वर्ड यूज कर रहा हूं तो यहाँ पे मैं केवल इसकी पृष्ठभूमि की, इस टॉपिक की बात कर रहा हूं। तो इसके कई अंतर, अलग अलग देशों में अपनी अपनी जरूरतें और अपनी अपनी आवश्यकताओं के आधार पर विश्व के तमाम देशों के द्वारा अपनी अपनी जरूरतों के हिसाब से अपना अपना मौलिक अधिकार को बनाया गया था। लेकिन जैसे ही हम मैं ये कहूं कि भाई फाइनली इसका कुछ तो बेस होगा, फाइनली एक वर्ड कहा जाए इसका कुछ तो बेस होगा, तो ये बेस हमारा जो होता है लोगों की, मतलब उस देश की जनता की मानसिक, भौतिक और नैतिक विकास इसका मुख्य उद्देश्य है। क्या है? भौतिक, नैतिक
और मानसिक विकास। किसी भी देश की जनता की भौतिक, नैतिक और मानसिक विकास इसका मूलभूत आधार के तौर पर जाना जाता है। मैं इसे यहाँ डायग्राम में कन्वर्ट कर लेता हूं जिससे आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। यहां मैं पृष्ठभूमि रखता हूं और यहां पे मौलिक अधिकार की आवश्यकताओं को रखता हूं। सबसे पहले मैंने क्या कहा कि भाई किसी भी जनता के लिए, किसी भी देश का जनता हो, उस जनता के लिए वहां पे उनके लिए भौतिक, नैतिक और मानसिक विकास, इन चीजों की आवश्यकताएं होती है। इन्हीं तमाम चीजों के अलावे जो और भी अधिकार हैं, उन तमाम चीजों को यहां पर पृष्ठभूमि के तौर पर इसे मौलिक अधिकार को तैयार करने के लिए रखा गया था। कहा जाता है मौलिक अधिकार संविधान में लिखित तौर पर है और ये लिखित होना ही मौलिक अधिकार का रक्षा और प्रवृत्ति दोनों चीजों को एक साथ बैलेंस रखता है। क्योंकि अगर मौलिक अधिकार लिखा हुआ ना हो तो कभी भी हम लोगों के मौलिक अधिकार पर प्रमाण की मुहर नहीं लग सकती। वजह स्पष्ट है, क्योंकि जब लिखा हुआ नहीं रहेगा तो लोग अपने आवश्यकताओं के आधार पर उन चीजों पर फेरबदल कर सकते हैं। यही कारण है कि मौलिक अधिकार एक लिखित हिस्सा के तौर पर जाना जाता है। मौलिक अधिकार कॉपी लिखाकर लिख सकते हो इन चीजों को, मेन में काफी काम आता है यूपीएससी और जेपीएससी परीक्षाओं में। मौलिक अधिकार लिखित संविधान का हिस्सा है, क्योंकि इस लिखित होने की वजह से ही हम लोग कहते हैं ये रक्षित और प्रवृत्ति दोनों में काम आता है। मतलब दोनों पर इनमें नेचर होता है रक्षित एवं प्रवृत्ति के तौर पर ये तमाम चीजें इसमें मौजूद होती है। इसके अलावा हम लोग जानते हैं ऐसे भी कि आमतौर पे मौलिक अधिकार सिर्फ कार्यपालिका की शक्ति को मर्यादित नहीं करती है, जबकि विधानमंडल की शक्ति भी इसमें नियंत्रित रहती है। आमतौर पे क्या होता है, कई ऐसे मैटर होते हैं जिसमें केवल केंद्रीय कार्यपालिका का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये केंद्रीय कार्यपालिका डेट मीन संसद भवन के अलावे भी ये हम लोगों का विधानमंडल के साथ भी इसका उतना ही बड़ा योगदान देखा जाता है। मौलिक अधिकार में अगर परिवर्तन करना हो तो ये परिवर्तन करना अगर जरूरी होता है, अगर परिवर्तन करना बहुत जरूरी होता है, तभी इसको विधिक अधिकार के तौर पर संशोधन की आवश्यकताएं पड़ती है। अन्यथा मौलिक अधिकार इतनी आसानी से संशोधित नहीं होती। कहा जाता है मौलिक अधिकार का सकारात्मक और नकारात्मक, मौलिक अधिकार का सकारात्मक और नकारात्मक मतलब पॉजिटिव और निगेटिव ये दोनों हो सकते हैं। बस निर्भर ये करता है कि उनके प्राकृतिक अधिकारों की क्या क्या मायने रखता है और कानून जो है, कानूनी या विधिक अधिकार किस तरीके से मौजूद है। मतलब ये कहेंगे कि मौलिक अधिकार एक पॉजिटिव और निगेटिव दोनों थीम के साथ चलता है। बस डिफरेंसेस ये होता है क्या कि भाई कानूनी या विधिक अधिकार के रूप में किस तरीके से ये काम कर रहा है, इस पे ये निर्भर करता है कि ये सकारात्मक रहता है या फिर नकारात्मक रहता है। लेकिन इसका प्राकृतिक जो है वो दोनों स्वरूप पर, नेचर की बात करें तीन दोनों स्वरूपों पे, प्राकृतिक तौर पे मैं कहूंगा तो ये दोनों स्वरूपों पे ये काम करता है। प्राकृतिक तौर पे कहूंगा मैं तो ये दोनों स्वरूपों पे कार्य करता है। बस निर्भर ये करता है कि भाई कानूनिक और विधिक स्थितियां कब कैसी बनती है, वो डिपेंड करता है कि भाई यहाँ पे सकारात्मक आ रहा है या नकारात्मक स्थितियां आती हैं। तमाम चीजों पे मैं आगे चर्चा करूंगा जब मैं आर्टिकल्स में पहुंचूंगा। इसके बाद मैं बात करूंगा भारतीय संविधान में या भारत के संविधान में मौलिक अधिकार की क्या आवश्यकताएं थी। देखिए ध्यान देना, भारत का मैक्सिमम लोग जो थे पहले भारत के
अधिकतर लोग निरक्षर हुआ करते थे। यही कारण था कि उनको अपना आज भी मैं बात करूं तो भाई हर वर्ग के लोगों को हर चीज की जानकारी नहीं हो पाती है। यही वजह है कि इसको यहाँ पे डाला गया कि इनके राजनीतिक हितों और अधिकारों को समझा जाए, ये क्या है, भारत के लोग किस रूप में अपने शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तमाम चीजों को समझने के लिए भारत में मौलिक अधिकार की आवश्यकताएं थी, क्योंकि पहले के समय में क्या होता था कि भाई भारत के अधिकांश लोग जो थे वो निरक्षर थे, जिसके वजह से उनको राजनीतिक हितों और अधिकारों का ज्ञान नहीं था, या फिर हम कहेंगे जिसके कारण उन्हें अपने राजनीतिक हित और अधिकारों का बिल्कुल ज्ञान नहीं था। ठीक है, भारत के अधिकांश लोग निरक्षर थे, जिनके कारण उन्हें राजनीतिक हितों और अधिकारों का ज्ञान नहीं था। इसलिए यह खतरा लगातार भारत के जनता पर विद्यमान था कि कहीं राज्य उनके मौलिक अधिकार का हनन ना कर ले। दैट मीन्स भारत में कहा गया कि जब हमारा संविधान की बातें हो रही और हमारा संविधान जब बन रहा था तो अधिकांश लोग निरक्षर रूप में थे और इनको भारत के लोगों को इतना ज्ञान भी नहीं था कि हमारी राजनीतिक अधिकार क्या क्या है और हमारे पास कितनी शक्तियां मौजूद हैं। तो इन तमाम चीजों की वजह से हो सकता है राज्य उनके अधिकारों का हनन करे, जिसको ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने इस मौलिक अधिकार शब्द को आवश्यक समझा और इसे भाग 3 में स्थान दिया, क्योंकि वजह था कि संसदीय शासन प्रणाली का भी खतरा बढ़ जाता, क्योंकि कार्यपालिका भी जो है वो विधायिका के बहुमत से चलता है। हम और आप ये भली भांति समझते हैं कि कार्यपालिका विधायिका के बहुमत से चलता है, क्योंकि विधायिका ही फाइनली कानून बनाता है और जिसको फॉलो कार्यपालिका करता है। ये वास्तविकता है। हमारा आप समझ सकते हैं कि भाई हमारा देश जो है वो 3 पिलरों पर चलता है, जिस पर एक वर्ड हम लोग कहते हैं, पहला कार्यपालिका होता है, दूसरा विधायिका होता है और तीसरा न्यायपालिका होता है। लेकिन कार्यपालिका भी कैसे चलता है? विधायिका कानून बनाता है और कार्यपालिका उस पर काम करता है। मतलब कहीं ना कहीं विधायिका से बनने वाला कानून जो है वो कार्यपालिका फॉलो करता है। यही वजह होता है कि कार्यपालिका भी विधायिका के बहुमत से ही चलता है। यही कारण है कि यहाँ संसदीय प्रणाली में भी यह खतरा बढ़ जाता है और मूल अधिकार छीनने वाला कानून बन सकता था या बन सकता है। मूल अधिकार छीनने वाला कानून बन सकता है या बन सकता था, जिसको ध्यान में रखकर मौलिक अधिकार को यहाँ पर शामिल किया गया। भारत में अलग अलग कई डिफरेंसेस हम जानते हैं। भारत में धार्मिक मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि यहाँ पर हर धर्म के लोग मौजूद हैं, हर तरह के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। अल्पसंख्यक से लेकर बहुसंख्यक वर्ग के लोग मौजूद हैं। कई सांप्रदायिक मामले यहाँ पे मौजूद हैं। तो भाई हो सकता है सरकार विभेदीकरण का कानून बना ले, हो सकता है सरकार विभेदीकरण का कानून बना ले, या फिर विधायिका उस पर काम करे, जिसको देखते हुए यहाँ पर मौलिक अधिकार की आवश्यकताएं हो गई थी। साथ ही साथ मौलिक अधिकार की घोषणाएं करते समय जरूरी इसलिए भी था क्योंकि जनता को यह ज्ञान ही नहीं था कि हम लोगों के पास क्या क्या विशेषाधिकार मौजूद है और हमारे नागरिक विधि में कौन कौन सी समानताएं मौजूद हैं। ये तमाम चीजें हम लोगों के ज्ञान में उस समय नहीं था, इसलिए मौलिक अधिकार को अनिवार्य कर दिया गया था डालना। अब मैं बात करूंगा चीजें कुछ और भी, जैसे भारतीय समाज में दलितों की रक्षा, आदिवासियों की रक्षा, स्त्री वर्ग की रक्षा, ये सब लंबे समय से एक वर्चस्वशाली वर्गों के हाथों के दमन और शोषण के शिकार हो रहे थे। यह वास्तविकता है कि भाई ब्रिटिश हुकूमत के आने के बाद, देखो ऐसा नहीं था कि हम गुलाम थे का मतलब हम लोगों को सुबह उठने के बाद 2 डंडा और रात में सोने के बाद 2 डंडा पीटा जाता था। बस ये था कि हम अपने अधिकारों के अपने मन से किसी भी कार्य को नहीं कर सकते थे। हम अगर आंदोलन अपने देश को बचाने के लिए, अपने देश को
अंग्रेजी हुकूमत से मुक्त कराने के लिए जब हम आंदोलन करते थे तो हम लोगों पर डंडा बरसाया जाता था। मतलब ये हुआ कि भाई हमें हमारे ही देश में आंदोलन करने का अधिकार नहीं दिया गया था। तो ये तमाम चीजें जो शोषण था, इन तमाम शोषण को, चाहे वो दलित वर्गों के शोषण की बात हो, कमजोर वर्गों के शोषण की बात हो, आदिवासियों के शोषण की बात हो, स्त्रियों के शोषण की बात हो, या फिर मध्य स्थितियों की बात हो, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए इन शोषण के वजह से, ये शोषण को बचाने के लिए, और वैसे वर्ग जो मुख्य धारा से बिल्कुल अलग थे, वैसे वर्ग जो मुख्य धारा से बिल्कुल अलग थे, उन लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, मुख्य धारा में जुड़ने के लिए मौलिक अधिकार की आवश्यकताएं हमारे देश में अनिवार्य हो चुका था। इसलिए मौलिक अधिकार की यहां पे बातें रखी गई थी। ठीक है, इसके अलावा हम कहेंगे कई चीजें और भी कि भाई हम जानते हैं कि अंग्रेज जब हमारे यहाँ शोषण कर रहा था, तो अंग्रेज जब हमारा शोषण कर रहा था उस समय हम लोगों को गुलाम कहा जाता था। गुलाम इसलिए कहा जाता था क्योंकि हम अपने मर्जी से कोई भी कार्य उनके शासन काल में नहीं कर पाते थे। अगर हम ऐसा करते थे तो हम लोगों को और अधिक शोषण का शिकार होना पड़ता था। तो एक स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक होने के नाते हम लोगों के लिए संविधान सभाओं के द्वारा ये दायित्व रखा गया कि भाई हमारे देश के नागरिकों को अधिकार दिया जाए। इन तमाम कारण रहे कि भाई भारत में मौलिक अधिकार की आवश्यकता हम लोगों को रहा। स्टूडेंट, आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताएंगे, क्योंकि आप लोग जब कमेंट करते हैं तो हम लोगों का मनोबल काफी बढ़ जाता है। और चूंकि ये मैंने पहले भी कहा था कि मैं प्री और मेन एक साथ आप लोगों को पढ़ाऊंगा, इसलिए सिलेबस लंबा होगा मौलिक अधिकार का, जो मैं पार्ट बाय पार्ट देता चला जाऊंगा। और आप लोग नए होंगे जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको पूरा मौलिक अधिकार या फिर मैं कहूंगा पूरे संविधान और भारतीय इतिहास को बारीकी से सीखने का मौका मिलेगा। धन्यवाद स्टूडेंट।